नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 दिसंबर सन 2024। तृतीया तिथि आज सुबह 10:07 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज यानी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 9 दिन से लगातार शीतलहर, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हिसार समेत 5 जिले सबसे ठंडे। गुरुग्राम में प्रदूषण बढ़ते ही ग्रेप 3 लागू। हरियाणा के बुजुर्गों को अब बुढ़ापा पेंशन के लिए नहीं होगी परेशानी, हर महीने खाते में आएगी रकम। हरियाणा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लागू हुआ नया नियम, अब हर रोज करना होगा ये काम। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद बनेंगे नए जिले। 4 सदस्यीय कमेटी ने शुरू किया काम, मार्च में हो सकती है घोषणा। हरियाणा कांग्रेस में हार के बाद घमासान जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रदेशाध्यक्ष से मांगा इस्तीफा। लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने 3,000 रुपए तक बढ़ेगी सैलरी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में राशन डिपों के बाहर लगेंगे हेल्पलाइन नंबर, उपभोक्ताओं की शिकायतें होंगी रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी से मीटिंग नहीं करेंगे किसान, चिट्ठी लिख बोले जो भी बात होगी केंद्र से होगी। शंभू बॉर्डर खोलने पर सुनवाई आज। हरियाणा में 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू, 13 जून से होंगे प्रमोट। 20 साल सर्विस वाले कर्मचारी पक्के होंगे। सरकारी नौकरी अपडेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 575 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 40 साल। पोस्ट ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। और नौकरियों की भर्ती परीक्षाएं नहीं करवाएगा NTA। 2025 से सिर्फ नीट व JEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी लेगा। और अब खबरें विस्तार से। दिसंबर महीने की शुरुआत के बाद से ही हरियाणा में धीरे धीरे ठंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ाने का काम किया है। बीते 9 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दिन के समय सूरज निकलने के बावजूद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले पा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार माने तो बीते 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा ठंडा जिला हिसार रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नारनौल का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महेंद्रगढ़ स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ी है। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। वायुसेना स्कूल बकनौर अंबाला में अकाउंटेंट व टीचर के पदों पर भर्ती की जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। नर्सरी टीचर के लिए 12वीं पास तथा NTT व प्री प्राइमरी डिप्लोमा या फिर अन्य समकक्ष योग्यता धारक होनी चाहिए। साथ ही प्राइमरी टीचर के लिए स्नातक पास 50% तथा BEd कम से कम 50% से पास हुई होनी चाहिए। अकाउंटेंट के पदों के लिए कम से कम 50% अंकों सहित BCom पास होनी चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। सभी उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2024 रहेगी। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस संगठन में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है और संगठन का न होना हरियाणा में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में वह एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस आंदोलन के जरिए वह कांग्रेस को हरियाणा की जन जन की पार्टी बनाने का काम करेंगे। वह पार्टी की सोच और नीतियों को प्रत्येक व्यक्ति तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के उत्थान के लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ एक ही नेता के नाम पर चल रहा है। EVM के अलावा पावर, तंत्र और पैसा भी कांग्रेस की हार के बड़े कारण रहे हैं। टिकट वितरण से नाराज आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के बागी नेताओं पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जमकर पैसा लुटाया। चुनाव के दौरान जनता के बीच यह मैसेज भी गलत गया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि एक व्यक्ति की सरकार आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार से वह खुद हैरानी में है। मैं आज भी नहीं मानता कि हरियाणा में जन भावना की सरकार है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे प्रार्थना सभा में अखबार पढ़ सकेंगे ताकि बच्चे करंट अफेयर से अपडेट रहें, उन्हें देश विदेश में घट रही घटनाओं का जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं, विद्यार्थी अपनी पसंद का समाचार प्रार्थना सभा में पढ़कर अपने विचार भी रखेंगे। इससे बच्चों में समसामयिक घटनाओं की जानकारी, सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलेगा। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के मुताबिक इससे छात्रों की सोच और आलोचनात्मक
दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलेगा। समाचार पत्र पढ़ने से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इससे उनके सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और वे उन घटनाओं पर अपनी राय व्यक्त कर सकेंगे, जो उनकी विचारशीलता को प्रोत्साहित करेगा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के समाचार का चयन करने और सभा में उसे पढ़कर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा रोजमर्रा के खर्चों को निपटाने के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि मुहैया करवाना है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या फिर उससे अधिक है, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। इस राशि को सरकार द्वारा समय समय पर बढ़ाया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को हर महीने 3000 रूपए पेंशन राशि दी जाती है। यह राशि उनके बैंक खातों में हर महीने भेज दी जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को कहीं पर भी आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से पहले बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना होता था। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, वह इसमें कई बार काफी समय भी लग जाता था। लेकिन अब वर्तमान में प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन राशि उनकी फैमिली आईडी में दर्ज उम्र के हिसाब से अपने आप ही दे दी जाती है। यह रकम आवेदकों के परिवार पहचान पत्र में दर्ज बैंक खातों में हर महीने डाल दी जाती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से मार्च 2024 में खेल कोटे से ग्रुप डी के 1500 पदों पर भर्ती की गई थी। भर्ती किए हुए 9 महीने बीत चुके हैं, मगर अभी तक इन खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। इसका नतीजा यह हुआ कि 9 महीने बाद भी इन्हें न तो विभाग अलॉट किया गया है और न ही विभाग की तरफ से मानदेय का भुगतान किया गया है। इनमें से कुछ कर्मचारियों को अगस्त महीने में जून का वेतन मिलता है, जबकि कॉमन कैडर के तहत भर्ती होने वाले 1500 कर्मचारी अभी भी वेतन का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में खेल कोटे से ग्रुप डी में भर्ती की गई थी। चुनाव को देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इनकी ज्वाइनिंग मार्च महीने में ही करा दी गई थी, मगर विभाग 9 महीने के बाद भी खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया है। कर्मचारी आयोग की इस गलती का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। वेरिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद ही कर्मचारियों को सैलरी मिल पाएगी और इसके बाद ही कर्मचारियों को विभाग भी अलॉट किए जाएंगे। हरियाणा में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी आज यानी 18 दिसंबर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवादी दौरे पर रहेंगे, जहां वो प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने पर जनता का आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का भी काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने से वंचित रहे कई नेताओं को बीजेपी इस बार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़वा सकती है। मेयर, परिषद और पालिका अध्यक्षों के चुनाव सीधे मतदान के जरिए होंगे, इसलिए इन चुनावों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी गंभीर नजर आ रही है। मेयर का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ने का विचार बना रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने बलबूते निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD भी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में आयोजित होंगे। पहले चरण में गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, सोनीपत और अंबाला नगर निगम के चुनाव करवाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार नगर निगम के चुनाव होंगे। सहकारी चीनी मिल भाली आनंदपुर में मंगलवार को 69वें पेराई सत्र शुरू हुआ। हरियाणा शुगर फेड के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह डागर ने विधिवत रूप से बॉयलर का बटन दबाकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। मिल प्रबंधक मेजर गायत्री अहलावत व अन्य अतिथियों के साथ चेन में गन्ना डाला। इससे पूर्व हवन में पूर्ण आहुति डाली गई। मुख्य अतिथि सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़कर किसानों व मिल कर्मचारियों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि ने आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार गन्ना किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसानों को गन्ना फसल का भुगतान 1 सप्ताह में करना सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि रोहतक की चीनी मिल 1956 में स्थापित की गई थी। यह प्रदेश की सबसे पुरानी मिल है। किसानों व कर्मचारियों ने मेहनत से मिल को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। सरकार की ओर से किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जा रहा है। हरियाणा के युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को फिर से आरंभ कर दिया है, जिसके माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार सरकारी और अनुबंध आधारित नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र यानी हरियाणा डोमिसाइल, बैंक खाता विवरण, फोटो और हस्ताक्षर चाहिए होंगे। वहीं ईमेल आईडी और फोन नंबर की भी आवश्यकता होगी। आपको बताते चले कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत योग्य युवाओं को नौकरियां प्रदान की जाएंगी। बता दें कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
यह खबर लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी है। टाइम स्केल ऑफ पे की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को वरिष्ठता और सेवा अवधि के आधार पर आर्थिक लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग में 5 शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को चौथी बार वेतनमान देने की प्रक्रिया भी उल्लेखनीय है। सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद हर शिक्षक को औसतन 3,000 रूपए का वेतन लाभ होगा। यह कदम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। टाइम स्केल ऑफ पे का लाभ कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अनुभव के आधार पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो कर्मचारी लंबे समय तक सेवा में हैं और जिनका प्रमोशन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उन्हें उनकी वरिष्ठता और सेवा की अवधि को देखते हुए उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाए। शिक्षा विभाग के 5 शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को चौथी बार वेतनमान का लाभ मिलने से उनका वेतनमान लगभग 3,000 रूपए तक बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और यह शिक्षकों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन भी है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश के सभी डिपों के बाहर हेल्पलाइन नंबर लगाए जाएं ताकि उपभोक्ता कोई भी परेशानी होने पर अपनी बात हेल्पलाइन नंबर पर कह सके। उन्होंने ये भी कहा कि उपभोक्ता द्वारा हेल्पलाइन फोन नंबर पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए ताकि इस बात का ट्रैक रखा जा सके कि क्या शिकायत थी और उस पर क्या कार्रवाई की गई है। डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात वे पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने एक एक अधिकारी से जिलों के राशन डिपो और राशन आपूर्ति को लेकर जवाब लिया। राज्य मंत्री ने कहा कि वे कभी भी प्रदेश के किसी भी गांव में या शहर में जाकर डिपो का मुआयना अचानक से कर सकते हैं। उन्होंने पिछले दिनों जिला पलवल में राशन के कट्टे में रेत पाए जाने वाले मामले में असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने दर्ज की गई एफआईआर की स्थिति भी पूछी और मामले में आगे कार्रवाई नहीं किए जाने पर संबंधित एएफएसओ को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से पूरे प्रदेश में पिछले 6 महीने की सभी एफआईआर की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। उन्होंने कहा कि नए डिपो के लिए आवेदन ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन किए जाएं और यदि आवेदनकर्ता से कोई त्रुटि यानी कोई गलती हो जाती है तो जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रण के कार्यालय में जाकर उसे ठीक करवाया जा सकता है। किसान आंदोलन के कारण 10 महीने से बंद हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर खोलने पर आज यानी 18 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इसके अलावा 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा यानी गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगी। डल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर अनशन पर हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसानों की समस्या सुनने के लिए बनाई गई कमेटी के साथ 18 दिसंबर यानी आज होने वाली मीटिंग में जाने से किसान नेताओं ने इनकार कर दिया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा कि अब वे जो भी बात करेंगे केंद्र सरकार से ही करेंगे, उन्हें कमेटी के सदस्यों से कोई बात नहीं करनी है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार यानी 16 दिसंबर को हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। हिसार, सोनीपत, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन किया था। हरियाणा में नए जिले बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में नए 4 जिले बनाए जाएंगे। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने 4 दिसंबर को एक कमेटी बनाई थी। अब इस कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। 2 महीने बाद कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए गठित 4 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार को बनाया गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को भी कमेटी में शामिल किया गया है। बता दें कि करनाल के असंध, हिसार के हांसी, सिरसा के डबवाली, गुरुग्राम के मानेसर और सोनीपत के गोहाना को लंबे समय से जिला बनाने की मांग चली आ रही है। तो वहीं प्रदेश में आखिरी बार पिछले साल यानी दिसंबर महीने में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कमेटी की सिफारिश पर 6 नए उपमंडल बनाए गए थे। इनमें गुरुग्राम के मानेसर, करनाल के नीलाखेड़ी, पानीपत के इसराना, यमुनानगर के छछरौली, वहीं महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी और जींद के जुलाना शामिल है। तब भवानीखेड़ा और क्लानौर को उपमंडल बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आपको यहाँ पर बताते चले कि हरियाणा में इस समय 22 जिले, 6 मंडल, 80 सब डिवीजन, 94 तहसील, 49 सब तहसील, 140 ब्लॉक, 154 शहर और 6,841 गांव हैं। चाइनीज टेक ब्रांड शाओमी की भारतीय सब्सिडियरी कंपनी पोको ने लो बजट फोन पोको C75 के साथ पोको M7 Pro 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बजट फ्रेंडली फोन को 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5110 mAh की बड़ी बैटरी के साथ इंडियन मार्केट में उतार दिया है। इसमें आपको कम दाम में प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं। पोको ने M7 को 5G को 2 स्टोरेज वेरिएंट के साथ पेश किया है। 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 14,999 रुपए और 8GB रैम प्लस 200
256 GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपए रखी गई है। पोको M7 Pro 5G स्मार्टफोन ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और अन्य रिटेल आउटलेट्स पर 20 दिसंबर से अवेलेबल होगा। बैंक ऑफर की बात करें तो अलग अलग कंपनियों के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। पोको M7 Pro में पावर बैकअप के लिए 5110 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 45 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। साथ ही फोन में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर, 3.5 mm हेडफोन जैक और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलने वाले हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 1064 अंक की गिरावट के साथ 80,684 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 332 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,336 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट और एक में तेजी दिखाई दी। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 49 में गिरावट और केवल एक शेयर बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी PSU बैंक सबसे ज्यादा यानी 1.88% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी मेटल, बैंक, ऑटो फार्मा में भी करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 546 रुपए गिरकर 76,362 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी का भाव 990 रुपए गिरकर 88,525 रुपए पर पहुंच गया। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,650 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 78,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।